Assalamualaikum. Welcome to the Software Engineering 2 course and Software Verification and Validation. आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स का। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था और जो इस कोर्स की हवाले से बुनियादी चीज़ें थी हमने उनको डिस्कस किया। और जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो हमने डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का क्या रोल है, ये अब सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कोर्स में। आज हम अगले टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि मौजूदा टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये दो टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या होती है, इसको हम आज देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। इंस्पेक्शन का वर्ड आप सुनते होंगे डेली लाइफ के अंदर। फर्स्ट ही करें जी, ये आज इस इदारे की इंस्पेक्शन हो रही है जी। कोई इदारा इस कॉलेज की इंस्पेक्शन करने आया है, या कोई इदारा किसी ऑफिस की इंस्पेक्शन करने आया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की बात हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना या इंस्पेक्शन करना दो लिहाज से है। एक तो वेरिफिकेशन है और एक है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में मैंने बात ये की थी आपको कि इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे हैं। हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, हमारा क्या स्टैंडर्ड्स उसके तहत कर रहा है वो काम। यानी जो भी एनालिस्ट काम कर रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो भी काम कर रहा है, जिस भी टाइप का बंदा है, उसको हमारे स्टैंडर्ड्स का इल्म होना ज़रूरी है ना। हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, हम क्या चीज़ बना के देना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्या मैं जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं उस कंपनी के स्टैंडर्ड्स को उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो वेरिफिकेशन का ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि हम जो डेवलपमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को, प्रोजेक्ट को जिस पे काम कर रहे हैं, क्या वो मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है, मेरी जो स्पेसिफिकेशन है उस सॉफ्टवेयर से उसके मुताबिक हो रहा है। अब इस चीज़ को चेक करना बेसिकली वेरिफिकेशन है। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शंस होती हैं, यानी वेरिफिकेशन के लिए। सही है। इसको हम स्टैटिक वेरिफिकेशन भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शंस कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ स्टैटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेशन टू डिस्कवर द प्रॉब्लम। देखें, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का मतलब यही है कि हमने डिफेक्ट्स को उजागर करना है, डिस्कवर करना है। हमने डिफेक्ट्स वगैरह निकालने हैं उस सिस्टम में से। डेवलपमेंट के स्टार्ट में भी, डेवलपमेंट के दौरान भी, और डेवलपमेंट जब मुकम्मल हो जाएगी उस वक्त भी। लेकिन अब हम क्योंकि इंस्पेक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसका जो ताल्लुक होता है वो स्टैटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेशन से होता है कि सिस्टम स्टैटिकली जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब स्टैटिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आपको मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे प्रोजेक्ट की तो टोटल 15 क्लासेस हैं। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ अब, कि 15 क्लासेस हैं।
उन 15 क्लासेस के नाम ये नाम हैं, उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स ये वाले हैं, उन क्लासेस का जो मेथड्स हैं या जो बिहेवियर है वो उनके नाम ये हैं, और उन क्लासेस के दरमियान जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस अगर आपने इस्तेमाल किया है, कंपोजिशन इस्तेमाल किया है, एग्रीगेशन इस्तेमाल की है आपने, तो वो इस चीज़ को टेस्ट करना बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन है। इसमें आप ये देखें कि मैं कोई डायनेमिकली नहीं चीज़ों को चेक कर रहा, एक डायग्राम बना हुआ है उसको मैंने देखना है। इसी की डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट डायग्राम की या क्लास डायग्राम की, जिसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कोर्स में कवर कर चुके हैं, ये सारे डायग्राम्स। अब आप देखें कि सीक्वेंस डायग्राम में मैं क्या करता हूँ। आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट को अगर वो मैसेज भेज रहा है और जिस मेथड के तहत भेज रहा है, यानी एक मैसेज भेजा, वो ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया, आगे वो ऑब्जेक्ट रिसीव करके उसके साथ क्या अमल करेगा, क्या प्रोसेस करेगा, शायद वो किसी और ऑब्जेक्ट को आगे भेज दे, फिर वहाँ से आगे वो गया। और इस तरह आप देखें कि हर ऑब्जेक्ट जो मैसेज रिसीव करता जाएगा वो पीछे कोई रिस्पॉन्स भी देगा, वो वापस रिस्पॉन्स भी भेजेगा। तो वो रिस्पॉन्स कौन सा आता है, किस तरह आता है, कोई एरर आता है तो उसका रिस्पॉन्स आता है, कोई लीगल चीज़ की है तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये अब आप देखें कि मैं डायनेमिकली चीज़ों को देख रहा हूँ। तो वो चीज़ थी स्टैटिक। स्टैटिक में आपकी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने रिक्वायरमेंट सही लिखी है, उनका क्या स्ट्रक्चर है। मे बी दैट सप्लीमेंट द टूल बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एंड कोड एनालिसिस। तो इसमें हो सकता है कि आप स्टैटिकली अपने टूल्स को टेस्ट आउट करें, स्पेसिफिकेशन को टेस्ट आउट करें, कोड को टेस्ट आउट करें, लेकिन वो स्टैटिकली होगा। ऑन द अदर हैंड जो होती है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसके अंदर बेसिकली प्रोडक्ट का बिहेवियर टेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अब मैंने अब आपको ये बात की है कि ऑब्जेक्ट जो डायग्राम है उसकी स्टैटिक वेरिफिकेशन होगी या उसके ऊपर इंस्पेक्शन होगी, और उसका जो डायनेमिक बिहेवियर हमें किस में नज़र आएगा, सीक्वेंस डायग्राम में, और उसके ऊपर बेसिकली टेस्टिंग होगी। या प्रोडक्ट का बिहेवियर चेक करना है तो एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उस पर टेस्टिंग होगी। यानी डेवलपमेंट के दौरान अगर हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से या कोड के हवाले से, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कहते हैं। और जब प्रोडक्ट बन जाता है, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इनिशिएटेड। कि सॉफ्टवेयर टेस्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि बनेगा तो तभी टेस्ट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी जो है वो बेसिकली दोनों की मैं रिप्रेजेंट करूं। तो यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाया है कि इंस्पेक्शन बेसिकली किस चीज़ की होती है और टेस्टिंग किस चीज़ की होती है। तो आप देखें कि इंस्पेक्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, यूएमएल डिज़ाइन मॉडल्स की, डेटाबेस स्कीमास की और प्रोग्राम की भी होती है। तो ये स्टैटिक व्यू बेसिकली इंस्पेक्शन में टेस्ट होता है, क्योंकि इस वक्त तो चीज़ें नामुकम्मल होती हैं ना। तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उन सब को वेरीफाई किया जाएगा, स्टैटिकली वेरीफाई किया जाएगा इन द इंस्पेक्शन एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड टेस्टिंग आ जाती है आपकी प्रोग्राम की। एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम को सैंपल करेंगे, यानी उसमें सैंपल डाटा प्रोवाइड करेंगे, वो हमें आउटपुट देगा। यानी ये अब हम बिहेवियर देख रहे हैं, डायनेमिकली चीज़ें देख रहे हैं कि जी वाकई तौर पे वो सिस्टम उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या जिस तरह क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, या जिस तरह रिक्वायरमेंट मैंने लिखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। एक यहाँ पे एरो आपको प्रोटोटाइप में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है
बेसिकली आपको याद होगा जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, तो मैंने आपको कहा था कि प्रोटोटाइप्स भी बनाई जाती हैं। बेसिकली ये एक मोकअप मॉडल्स होते हैं, मोकअप सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली क्लाइंट को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी इस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, और फिर हम उसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं वहीं पे कि जी ये बटन्स हैं, ये प्रॉपर बटन्स इसमें मौजूद हैं, और इसको अगर हम सैम्पल डाटा देंगे तो लॉजिकल मॉडल रन करके उसको देख लिया जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो प्रोटोटाइप्स होती हैं ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और इनके लिए कोई इंटरप्राइज या बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इस प्रैक्टिस पे अमल करते हैं। छोटे भी शायद करते हों, प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा होगा उसका, जाहिर है। तो इस तरह हम मॉडल्स वगैरह बनाते हैं प्रोटोटाइप। तो ये उसका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के हवाले से डिफरेंस भी आप कह सकते हैं इसको। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को अब हम डिटेल से देखेंगे आगे, और टेस्टिंग को भी। These involve people examining the source representation with the aim of discovering anomalies and defects। यानी सोर्स रिप्रेजेंटेशन को एग्ज़ाम करेंगे हम, मतलब उसको चेक करेंगे, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब इंस्पेक्शन के अंदर यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को चेक कर, यानी रिक्वायरमेंट्स को चेक करें, डिज़ाइन को चेक करें, और डिज़ाइन में जो मॉडल्स बना है वो मॉडल सही तरीके से बना है, उसमें टेस्टिंग करेंगे इसी चीज़ की, या वेरिफिकेशन इस चीज़ की करेंगे कि यूज़ केस जैसे डायग्राम है तो वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली देख रहा है या कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा। इंस्पेक्शन नॉट रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि ये एक स्टैटिक वेरिफिकेशन होती है, इसमें सिस्टम चल रहा है इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, सिस्टम बन कैसे रहा है इस चीज़ से सरोकार होता है। दे मे बी अप्लाइड एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने कहा है कि रिक्वायरमेंट्स की इंस्पेक्शन हो सकती है, और डिज़ाइन की, कन्फिगरेशन डाटा, टेस्ट डाटा, इन तमाम की इंस्पेक्शन होगी। They have been shown to be an effective technique for the discovering the program errors। तो अब मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके बेसिकली मकसद वही होता है कि गलती अगर कहीं हो रही है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, और उसको क्लाइंट साइड पे ही डेवलपमेंट साइड पे ही रिमूव कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट की तरफ जाए एरर और फिर वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद उसको हम ठीक करेंगे, वो तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए काफ़ी हर्ट साबित होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एडवांटेजेस क्या हैं इंस्पेक्शन के? ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड एरर कैन मास्क अदर्स एरर्स। पहला फ़ायदा तो यही है कि जी एरर्स को निकालना डेवलपमेंट के दौरान। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एरर्स को हमने डेवलपमेंट के दौरान ही निकालना है, उनको हाइड नहीं करना। एक एरर अगर आप छोड़ देंगे कि भाई जाने दें, ठीक है जी इसकी कोई ख़ास एरर नहीं है, इसको जाने दें ऐसे, तो वो कई और एरर्स का सबब बनेगा, और वो चीज़ आपकी डेवलपमेंट के अंदर जब डिटेक्ट होगी तो उस चीज़ को आप ठीक करने के काबिल होंगे, और उसका कोई इशू भी नहीं होगा, कोई देख भी नहीं रहा होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे उस एरर को। लेकिन जब वो प्रोडक्ट क्लाइंट के पास जाएगा और उस स्टेज के ऊपर एरर्स जब आएंगे तो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो डैमेज हुई, लेकिन आपकी कंपनी की क्वालिटी भी डैमेज होगी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज होगी। तो इसलिए इंस्पेक्शन का जो सबसे बुनियादी फ़ायदा यही है कि एरर्स को डिटेक्ट करना, एरर्स को डिस्कवर करना ऑन द डेवलपमेंट साइड। दूसरा फ़ायदा, इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम कैन बी इंस्पेक्टेड विदाउट एडिशनल कॉस्ट्स। अगर ये एरर्स निकलते हैं, ठीक है जी, आप कहते हैं कि जी एरर निकलेंगे तो फिर हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसे एरर निकल आए, आपने ये कहा कि ये काम ऐसे होगा, तो अगर वो ऐसे ऑन द क्लाइंट साइड ना हुआ तो आपको उस चीज़ की जब वैलिडेशन होगी या उस क्लाइंट आपको जब बताएगा तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उस एरर्स को रिमूव करने के लिए
एक और वर्जन बना के, अपडेटेड वर्जन बना के देंगे कि ये एरर जी मैं इसमें से निकाल चुका हूँ। अब आपने ज़ाहिर है दोबारा उस पर काम किया, वर्क किया, आपने अपनी टीम को भी इन्वॉल्व किया, आप उसमें टाइम भी लगा रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट भी लगा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप पहले ही उस चीज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस कर देते, इंस्पेक्शन कर देते, तो वो एरर उस वक्त रिमूव हो जाता, उस वक्त सामने आ जाता, उस वक्त ही जब डेवलपमेंट टीम पहले से लगी हुई थी उस प्रोजेक्ट पे, तो वो एरर उसी वक्त ही उसमें से रिमूव हो जाता और हमारी बाद में जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो हमें ना पे करनी पड़ती। ये वो वाली बात है। तो ये बात, सारा मकसद इसका यही है कि अगर आपका प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है और आप ये क्लाइंट को बता रहे हैं कि जी हम बाद में इसे कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं पे अगर पता चल जाएं तो उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। करता तो क्लाइंट ही पे है, लेकिन आपका टाइम लग रहा है, आप अपनी टीम का टाइम भी लगा रहे हैं, आप अपनी, जाहिर है कॉस्ट तो लग रही है। तीसरी चीज़ है एज वेल एज सर्चिंग फॉर द प्रोग्राम डिफेक्ट्स एंड इंस्पेक्शन कैन आल्सो कंसीडर द broader quality attributes of the system such as compliance with the standards, portability and maintainability. That is the verification. Throughout हम इंस्पेक्शन करते जा रहे हैं सिस्टम की। वजह क्या है? वजह ये है कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स को अगर सेट कर रहा हूं कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, क्लाइंट को मैंने कहा है कि जी मैं IEEE के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हूं, मैं ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हूं, मेरे मतलब ये अचीवमेंट्स हैं, ये सारा कुछ है। क्या वो सारी चीज़ प्रोडक्ट के अंदर बनाते हुए मैंने उस चीज़ का ख्याल रखा? अगर मैंने उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा तो फिर क्या होगा कि क्वालिटी वो आप नहीं दे सकेंगे प्रोडक्ट के अंदर जो क्लाइंट आपसे चाहता है, यूज़र आपसे चाहता है, वो क्वालिटी आप नहीं दे पाएंगे उसको। तो फिर क्या होगा? मतलब वही कि हम कह रहे थे कि हम ऐसा प्रोडक्ट आपको क्वालिटी वाला बना के देंगे, लेकिन अब वो प्रोडक्ट आप नहीं बना सके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती। बताती तो है कि जी हम ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे। तो एक इंस्पेक्शन का मकसद या उसका फ़ायदा हमें ये भी होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम रिक्वायरमेंट अपने स्टैंडर्ड्स जो हमारा है उसके मुताबिक बना रहे हैं, हम डिज़ाइन प्रोडक्ट का वैसा बना रहे हैं, हम कोड उस तरह लिख रहे हैं जिस तरह हमारा स्टैंडर्ड कहता है। स्टैंडर्ड्स, कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पे यही है। पोर्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इन चीज़ों को सामने लेके आना, ये एक फ़ायदा है हम इंस्पेक्शन का। Inspection and testing are complementary, not opposing the verification technique. जैसे मैंने आपको कहा है कि बेसिकली दोनों ज़रूरी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है जी प्रोडक्ट बनाएं और जब बन जाएगा तो फिर हमको इसको टेस्ट कर लेंगे। तो मुझे ये बताएं कि टेस्टिंग जब होगी एट द एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट की, तो उसमें जब एरर्स आएंगे, डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो फिर आप उन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए आप टाइम नहीं लगाएंगे? क्या आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे? क्या आप उस एरर को ठीक करके नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट मेरी टाइम हो सकता है, मेरी टीम का टाइम हो सकता है, इवन कि शायद कोई मुझे अपने फाइनेंशियली तौर पर भी मुझे पे करना पड़े उस चीज़ के बारे में, तो ये तो मुझे पे करना पड़ेगा। जब आप ये सोचें कि मुझे ये पे करना पड़ेगा, तो फिर अगर मैं इंस्पेक्शन अप्लाई कर देता, शुरू में ही इस चीज़ को हाईलाइट हो जाती मेरे सामने, मैं साथ साथ
ये चीज़ टेस्ट करता रहता कि मैंने रिक्वायरमेंट्स ठीक तरह से परफॉर्म की हैं, मैंने डिज़ाइन ठीक तरह से किया है प्रोडक्ट का, मैंने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सही चूज़ किया था, मैंने कोड सही तरीके से लिखा है, कोड में वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि दूसरी कंपनी के लोग के स्टैंडर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा अपनी टेस्टिंग के अंदर और इंस्पेक्शन के अंदर, तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे मुझे डिफेक्ट्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे पहले से। तो इसलिए दोनों ज़रूरी हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जी हम इंस्पेक्शन छोड़ के टेस्टिंग शुरू कर दें। ये बेज़ाहिर है कॉस्ट तो आती है, इंस्पेक्शन पे कॉस्ट तो आती है, लेकिन ये है कि आपको बाद में बड़ी काफ़ी आसानी मिल जाती है और वो चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं। बोथ शुड हैव यूज इन द V&V प्रोसेस, यानी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में दोनों इंस्पेक्शन और टेस्टिंग इस्तेमाल होती हैं। इंस्पेक्शन कैन चेक द कन्फॉर्मेंस विद स्पेसिफिकेशन बट नॉट कन्फॉर्मेंस विद द कस्टमर रियल रिक्वायरमेंट्स। तो ये बात भी बार बार हो रही है कि इंस्पेक्शन का ताल्लुक आपकी स्पेसिफिकेशन से होता है, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट से नहीं होता। वही बात कि इंस्पेक्शन में हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या हमारी क्वालिटी के ऊपर मैच है या नहीं है, वो हम जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं क्या वैसा प्रोडक्ट बाहर मिल रहा है हमें। नहीं, अगर हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो हम स्टैंडर्ड सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, तो जाहिर है वो क्वालिटी भी मुझे नहीं मिलेगी उस प्रोडक्ट के अंदर, एट द एंड ऑफ द डे भी नहीं मिलेगी। तो इंस्पेक्शन का ताल्लुक जो है वो वेरिफिकेशन से होता है और वेरिफिकेशन का ताल्लुक जो है वो स्पेसिफिकेशन से होता है। इंस्पेक्शन कैन नॉट चेक द नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी। इंस्पेक्शन ये चीज़ नहीं चेक करती कि परफॉर्मेंस कैसी है आपकी सिस्टम की, यूजेबिलिटी कैसी है, ये चीज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। और ये बेसिकली इंस्पेक्शन में तो आप देखें कि आप ब्रॉडली चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जी डिज़ाइन अच्छा है। ऑफ कोर्स अगर आपने इंस्पेक्शन 100% परफॉर्म की है और हर तरीके को बड़े स्ट्रिक्टली चेक किया है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, यूजेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, ओवरऑल गोल तो अचीव होगा। हाँ, अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को नहीं बनाया, ना रिक्वायरमेंट सही तरीके से आइडेंटिफाई की, ना रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से क्लैरिफाई की और ऐसे ही हम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर गए तो फिर बाद में इश्यूज़ आएंगे हर तरह के। यहाँ पे अब आप देखें कि एक मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस आपके सामने दिखाया है मैंने, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि डिज़ाइन टेस्ट केसेस पे हम बात करेंगे आगे। टेस्ट केसेस बुनियादी तौर पर यही होती हैं कि एक सॉफ्टवेयर के फ़ीचर को टेस्ट मैंने अगर करना है तो मैं उसको अपने लिहाज से हर तरह से चेक करूँगा सैम्पल डाटा के तौर पे। अब मैंने उसको जिस तरह से चेक करना है उसके लिए मुझे टेस्ट केसेस लिखनी पड़ती हैं, तो वो टेस्ट केसेस डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद टेस्ट प्रिपेयर द टेस्ट डेटा। ज़ाहिर है अब टेस्ट केसेस बन गई हैं तो मैं डाटा ऐसा फाइंड करूँ या डाटा ऐसा कलेक्ट करूँ जिसको मैंने आगे प्रोवाइड करके ये चेक कर सकूं कि मेरी टेस्ट केसेस जो हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही। उसके बाद मैं रन करूंगा डाटा दे के, यानी ये जो टेस्ट डाटा मैंने प्रिपेयर किया है इसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा प्रोग्राम को। प्रोग्राम मुझे रिज़ल्ट्स देगा, उन रिज़ल्ट्स को मैं टेस्ट केसेस से कंपेयर करूँगा कि अगर फ़र्ज़ करो कि उस बटन को दबाने से ये रेड लाइट अगर जल रही है तो मेरी टेस्ट केसेस ये होगी कि ये चेक करना कि रेड लाइट जलती है। तो रेड लाइट के ऑन होने को मैं कंपेयर करूँगा। अब वो रिज़ल्ट आएगा, अगर फ़र्ज़ करें रेड लाइट जल रही है तो रिज़ल्ट मेरा टेस्ट केसेस से मैच हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर फ़र्ज़ करें रेड लाइट नहीं जल रही या उसके अगेंस्ट कुछ और हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा तो उस केस में फिर वो जो हमारी टेस्ट केसेस है वो फेल हो जाएगी और फिर मैं ये चेक करूँगा कि जी क्या प्रॉब्लम है। तो ये अब आखिर में फिर टेस्ट रिपोर्ट बनती है और टेस्ट रिपोर्ट में बेसिकली यही लिखा होता है कि सारी टेस्ट केसेस जो मैंने बनाई थी वो पास हैं या फेल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखी जाती हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम स्टेजेस पढ़ेंगे टेस्टिंग की कितनी होती हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा।
मुझे उम्मीद है कि आप बुक में डिटेल इसकी पढ़ रहे होंगे, और ताकि ये चीज़ें और अच्छे तरीके से आप इनको गो थ्रू कर सकें। तो अगले लेक्चर तक हम आज से लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।